बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैट्रिक की हयातियात बायोलॉजी का बाब नंबर 2 चैप्टर नंबर 2 जो है या वो हम आज यहाँ शुरू कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 जो है वो है हमारा होम्योस्टैटिस। होम्योस्टैटिस से क्या मुराद है? जो जानदार हैं, जितने भी जानदार हैं उनको अपने जिस्म में जो है, जिस्म के ज़िंदा रहने के लिए अपने जिस्म में हर चीज़ का, उनके अंदर जो भी चीज़ मौजूद है उसका तवाज़ुन रखने की ज़रूरत है। जिस्म में मुख्तलिफ़ चीज़ें हो सकती हैं, जैसे ब्लड प्रेशर वग़ैरह है, खून का दौरान या खून में ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड की मिसाल है। इसी तरह टम्परेचर वगैरह है, पानी या नमक वगैरह की मकदार, ग्लूकोज़ की मकदार, एंजाइम्स वगैरह की मकदार, इस तरह की बहुत सी चीज़ें, पीएच वगैरह की मकदार, हीमोग्लोबिन जो है उसकी मकदार, वाइट ब्लड सेल्स एक्सेट्रा वगैरह, इन तमाम चीज़ों तो ये जितनी भी चीज़ें हैं जो इन तमाम चीज़ों को जो है जिस्म के अंदर एक मुतवाज़िन हालत में रखना जो है एक हर जानदार की ज़रूरत है। यहाँ हम एक चीज़ की मिसाल बहुत आसानी से ले सकते हैं कि इंसान जो है या यूँ कहें कि वार्म ब्लडेड एनिमल्स जो हैं, ख़ास तौर पे इंसान, उसको अपना दर्जा हरारत जो है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट पर रखने की जो है वो ज़रूरत होती है। अगर इससे थोड़ा बहुत भी ऊपर हो तो उससे नुकसान ये होता है कि इंसान को बुखार होने लगता है, और अगर ये दर्जा हरारत बहुत ही ज़्यादा हो जाए, 102 103 से ऊपर चला जाए और ज़्यादा देर रहे, तो उससे ये नुकसान ये होता है कि बुखार में मुख्तलिफ़ किस्म के जो एंजाइम्स अंदर काम कर रहे होते हैं जिस्म के अंदर, वो काम करना छोड़ देते हैं, अपने तरीक़े से काम नहीं करते, जिससे जो है अगर ज़्यादा अरसे बुखार रहे तो इंसान की जो है वो मौत भी वाक़ हो सकती है। तो ये एक छोटी सी मिसाल है हरारत की, टेम्परेचर की, कि उसको तवाज़ुन में रखना, जो कि इंसान के लिए 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 36 डिग्री सेल्सियस जो है वो रखना ज़रूरी है। इसी तरह और भी चीज़ें हैं, बाकी चीज़ें जिनके नाम लिए हैं, उन तमाम चीज़ों को भी इंसान के लिए, जानदार के लिए जो है अपने अंदर मुतवाज़न हालत में रखना ज़रूरी है। ये जो इंसान जो अपने अंदर एक मुतवाज़न हालत में इन तमाम चीज़ों को रखता है तो उसको होम्योस्टेटिस कहते हैं। इस सबक में हम पहले इसका इंट्रोडक्शन लेंगे जो कि हम ले चुके हैं। उसके बाद आगे हम ये देखेंगे कि प्लांट्स के अंदर जो है होम्योस्टेटिस किस तरह होता है। उसके बाद मैन के अंदर, एनिमल्स के अंदर, उसके बाद इंसान का जो यूरिनरी सिस्टम है उसको देखेंगे कि उसके बाद गुर्दे वगैरह किस तरह काम करते हैं, किडनी वगैरह, नेफ्रॉन। इंसान के अंदर जो डिसऑर्डर्स होते हैं, यानी जो बीमारियां होती हैं निज़ाम अखराज की, उनको तफसील से देखेंगे। गुर्दे की पथरी के बारे में क्या मालूमात है, उनके ट्रीटमेंट के क्या तरीक़ेकार है, उनको देखेंगे। तो ये इस सबक का ख़ुलासा है, जो जो चीज़ें हम इस सबक के अंदर देखने वाले हैं। तो यहाँ हम सबसे पहले शुरू करते हैं कि ये होम्योस्टेटिस इंट्रोडक्शन होने के बाद होम्योस्टेटिस। अच्छा, एक चीज़ और जो यहाँ ये दिखाई गई है डायग्राम के अंदर, वो ये कि इस किस्म के जानवर या जानदार जो अपने अंदर ये होम्योस्टेटिस को जो है वो बरकरार रखते हैं, हर चीज़ को तवाज़ुन में रखते हैं, उसका तरीक़ेकार क्या होता है। असल में कोई भी जानदार है, उसका बाहर का जो एटमॉस्फेयर है, बाहर का जो मौसम है, जो चीज़ें हैं, वो उसके जो अंदर जिस्म के मौजूद हैं उससे वेरी करती रहती हैं, चेंज होती रहती हैं, बदलती रहती हैं। तो क्या उसका असर उसके जिस्म के ऊपर नहीं पड़ता? अगर पड़ता है तो उसको वो कैसे कंट्रोल करता, और अगर नहीं पड़ता तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि किसी हर चीज़ का कोई ना कोई असर ज़रूर होता है। तो यहाँ ये बात समझाई गई है कि जब किसी भी चीज़ में बाहर की कोई कंडीशन वगैरह जो है वो डिक्रीज़ या इंक्रीज़ होती है, सपोज़ हम टेम्परेचर को ही ले लें कि टेम्परेचर जब डिक्रीज़ होता है तो जिस्म के अंदर जो रिसेप्टर हैं, जो उसको महसूस करने वाली चीज़ें हैं, वो उसको कंट्रोल सेंटर की तरफ भेजती हैं, जो स्पाइनल कॉर्ड या दिमाग है। फिर दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड जो है उसके मुताबिक जो है उनको
हुक्म फराहम करता है, उनको उसके मुताबिक जो है तरीक़ेकार बताता है कि उसका जवाब किस तरह दिया जाए। और जो इससे ये होता है कि जो फिर जो जिस्म है वो उसके मुताबिक जो है अपना काम शुरू करता है और अपने जिस्म को जो है नॉर्मल पोजीशन में लाता है या लाने की कोशिश करता है। यहाँ टेम्परेचर की मिसाल अगर ले लें कि टेम्परेचर जब डिक्रीज़ होता है बहुत ज़्यादा, तो रिसेप्टर कंट्रोल सेंटर को, ये दिमाग को बताते हैं कि भाई टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो गया, तो दिमाग जिस्म को शिवरिंग के लिए यानी कपकपाने के लिए कहता है, जिसकी वजह से कपकपाहट की वजह से टेम्परेचर जो है किसी हद तक जो है कंट्रोल में आता है। तो इस तरह जो है जानदार अपने अंदर जो इक्विलिब्रियम को या तवाज़ुन को या होम्योस्टेटिस को जो है बरकरार रखते हैं। अब हम आ जाते हैं कि प्लांट्स के अंदर जो है प्लांट्स के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के जो होम्योस्टेटिस हैं वो कौन कौन से हैं। प्लांट्स में बुनियादी तौर पर, जैसा कि यहाँ लिखा आ रहा है, बुनियादी तौर पर तीन जो हैं वो किस्म के होम्योस्टेटिस होते हैं। एक ऑस्मो रेगुलेशन है, एक थर्मो रेगुलेशन और तीसरा एक्सक्रीशन। ऑस्मो रेगुलेशन नाम से ज़ाहिर है कि ये मेंटेनेंस होती है या संभाल के रखना होता है, तवाज़ुन होता है ये नमक का और पानी का। इसकी वजह से जो है प्लांट जो है, पौधा जो है अपने अंदर पानी और नमक की मकदार को जो है तवाज़ुन में रखता है। दूसरा जो है वो है थर्मो रेगुलेशन। थर्मो रेगुलेशन जैसा कि थर्म नाम से ज़ाहिर है, ये जो है जिस्म के अंदर हरारत को मेंटेन रखने का, जो है हरारत को तवाज़ुन में रखने का जो है वो प्रोसेस है। तीसरा जो है वो है एक्सक्रीशन, निज़ाम इखराज। तो निज़ाम इखराज के ज़रिए जो है जिस्म के अंदर से जो मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं कि जानदार के अंदर, ख़ास तौर पर पौधों के अंदर नाइट्रोजन, यूरिया वग़ैरह, तो उन चीज़ों को जो है जो और कार्बन डाइऑक्साइड वग़ैरह, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये इंसान पौधों और जानदार के अंदर जो है इस तरीक़ेकार से निकाली जाती हैं। अच्छा, यहाँ जो है इन्होंने नीचे फिर एक्सक्रीशन के बारे में बताया है कि प्लांट्स के अंदर किन किन चीज़ों की एक्सक्रीशन होती है। तो ऑस्मोस्टेटिस जो प्लांट्स के अंदर हैं वो 3 टाइप्स के हो गए, जैसे कि यहाँ बताया गया। ऑस्मो रेगुलेशन, थर्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन। अच्छा उसके बाद हम देखते हैं कि फिर एक्सक्रीशन जो है वो 2-3 किस्म की होती है। तकरीबन 4 किस्म की एक्सक्रीशन होती है इसके प्लांट्स के अंदर, जिसमें सबसे पहला जो है वो है रिमूवल ऑफ स्टोरेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। एक्सक्रीशन ऑफ और स्टोरेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड से मुराद ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है या प्लांट्स के अंदर या पौधों के अंदर कम या ज़्यादा हो तो उसको महफूज किया जाता है। अगर कम है तो उसको महफूज किया जाता है और अगर ज़्यादा है तो उसका इखराज किया जाता है, उसको जिस्म के अंदर से निकाला जाता है। दूसरा जो तरीक़ेकार है एक्सक्रीशन का वो है रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर। पौधे जो हैं अपने अंदर जो है पैदा होने वाले एक्स्ट्रा वाटर को जो है वो अपने जिस्म से निकालते हैं। तीसरा जो है वो है रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा मेटाबॉलिक वेस्ट। अच्छा, ये जो है रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा मेटाबॉलिक वेस्ट जो है ये किताब के अंदर जो है ये मेरे ख्याल से रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर के अंदर ही बताया गया है, जो हम अभी तफसील से देखेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद जो चौथा जो है वो है ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट। ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट से मुराद ये है कि मुख्तलिफ़ किस्म के पौधे मुख्तलिफ़ किस्म के एटमॉस्फेयर में, मुख्तलिफ़ किस्म के मौसम में, मुख्तलिफ़ किस्म के कहना चाहिए कि क्लाइमेट में होते हैं, तो उनके अंदर जो पैदा होने वाला ज़्यादा पानी या ज़्यादा नमक जो है उसको वो किस तरह अखराज करते हैं। यहाँ हम पहले आ जाते हैं, इसको तफसील से देख लेते हैं। एक्सक्रीशन ऑफ और स्टोरेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो इन पौधों के अंदर पैदा हो रही होती है वो सेलुलर रिस्पायरेशन यानी खुलवी निज़ाम तनफ़ुस और ज़ियाई तालीफ़ के ज़रिए पैदा हो रही होती है।
या रिमूव हो रही होती है। तो ये बात याद रखें कि दिन के टाइम तो ज़्यादातर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ज़ायद तालीफ़ के ज़रिए इस्तेमाल हो जाती है। तो उसकी वजह यह है कि जब ज़्यादा तालीफ हो रही होती है तो पौधे अपने अंदर जो है कार्बन डाइऑक्साइड को ले रहे होते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ रहे होते हैं, और उसी ऑक्सीजन को जो है वो निज़ाम तनफ़ुस के ज़रिए ले रहे होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ रहे होते हैं। तो ये दोनों जो हैं यूटिलाइज़ और यूज़ हो रही होती हैं दिन के टाइम। अगर थोड़ी बहुत ज़्यादा होती भी है तो वो जो है स्टोमेटा वगैरह के ज़रिए जो है थोड़ी बहुत, या डिफ्यूजन के ज़रिए जो है वो निकाल दी जाती है पौधों से। अच्छा, रात के टाइम जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है वो मुख्तलिफ़ तरीक़े से निकलती है। जो वही डिफ्यूजन और स्टोमेटा के ज़रिए भी निकलती है, लेकिन रात के टाइम स्टोमेटा के जो सुराख होते हैं वो ज़रा कम काम कर रहे होते हैं, लिहाजा वहाँ से ज़रा कम निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड। डिफ्यूजन के ज़रिए निकलती है। प्लांट्स के जो स्टेम या रूट्स वगैरह हैं उनके अंदर ये ताकत होती है, वो डिफ्यूजन के ज़रिए कार्बन डाइऑक्साइड का अखराज जो है वो रात के टाइम कर लेते हैं। उसके बाद दूसरा जो है रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर। जो ज़्यादा पानी है जिस्म के अंदर, पौधों के अंदर, तो वो दो तरीक़े से निकलता है जैसा कि यहाँ बताया गया, एक ट्रांसपायरेशन, एक गुटेशन। ट्रांसपायरेशन जो है वो दिन के टाइम होती है, स्टोमेटा के ज़रिए होती है। और स्टोमेटा के ज़रिए होने से मुराद ये कि स्टोमेटा के जो सुराख हैं उसके ज़रिए पत्तों से जो है ज़्यादा से ज़्यादा पानी जो है जो प्रोड्यूस होता है, जो एक्स्ट्रा पानी होता है वो निकाल दिया जाता है। रात के टाइम जो प्रोसेस होता है वो गुटेशन का होता है, जिसके ज़रिए जो है पानी निकाला जाता है पत्तों की टिप्स से। पत्तों के जो टिप्स हैं उनके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के सुराख होते हैं जिनको हाइड्रोथॉट्स कहते हैं। यहाँ शायद नाम नहीं है उनका, जी जरा। तो इन पोर्स के ज़रिए, पत्तों के टिप्स के ज़रिए जो है रात के टाइम जो है वो पानी, एक्स्ट्रा पानी जो है पौधे निकाल देते हैं। जब पानी की पौधों को ज़रूरत होती है तो वो रूट्स के ज़रिए जो है, जड़ों के ज़रिए वो पानी को जो है स्टोर करते हैं अपने जाइलम और फ्लोएम नसीजों के अंदर। जाइलम और फ्लोएम नसीजों का काम क्या होता है वो आगे इंशाल्लाह नसीजों के सबक में, बल्कि 9th क्लास में वो आप उसको पढ़ भी चुके हैं। जाइलम और फ्लोएम जो हैं उनका काम क्या होता है, तो ये जो है पानी को स्टोर कर लेते हैं, जमा कर लेते हैं और उसको अपने वक्त पे इस्तेमाल करते हैं। और अगर एक्स्ट्रा वाटर पैदा होता है तो वो जो है रूट्स, पत्तों के ज़रिए, पत्तों के टिप के ज़रिए जो है वो निकाल दिया जाता है। इसके अलावा जो है रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा मेटाबॉलिक वेस्ट भी होता है। यहाँ उसकी हेडिंग नहीं है, लेकिन बहुत मुख्तलिफ़ पौधे हैं जो अपने अंदर जो है लेदर पैदा करते हैं, गम पैदा करते हैं, रेजिन पैदा करते हैं। तो ये जो एक्स्ट्रा जब इनके अंदर होता है तो ये इसको भी अपने जो है स्टेम वगैरह के ज़रिए जो है निकाल देते हैं। और मुख्तलिफ़ पौधे जो है वो रबड़ बना रहे होते हैं, मुख्तलिफ़ पौधे जो हैं वो गोंद पैदा कर रहे होते हैं, अपने जिस्म से निकाल रहे होते हैं। तो वो इस तरह अपने रूट्स वगैरह से जो है उस चीज़ को निकाल देते हैं। बहुत से पौधे जो हैं वो अपने ख़ज़ा के दौरान जो है, जब उनके अंदर उसको ज़रूरत नहीं होती तो वो अपने पत्तों को भी जो है वो ज़ाय करते हैं, जो बहार में उनके पास दोबारा आ जाते हैं। लास्ट जो हमारा टॉपिक है वो है ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट इन प्लांट्स। ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट से क्या मुराद है, जैसा कि मैंने अभी पहले बताया कि मुख्तलिफ़ किस्म के पौधे जो है मुख्तलिफ़ किस्म के एटमॉस्फेयर में रह रहे होते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के मौसम और मुख्तलिफ़ किस्म की जगह रह रहे होते हैं। तो वो जो उनके अंदर जाने वाले पानी और नमक की मिक़दार कम ज़्यादा होती है, तो वो उस लिहाज से जो है उसको रिएक्ट करते हैं। तो मुख्तलिफ़ किस्म के क्लाइमेट के लिहाज से जो पौधों की टाइप्स है, जो किस्में हैं, वो चारों यहाँ लिखी हुई हैं: हाइड्रोफाइट्स, हेलोफाइट्स, मीज़ोफाइट्स और ज़ीरोफाइट्स। हाइड्रोफाइट्स जैसा कि नाम से ज़ाहिर है ये वो पौधे हैं जिनका
अक्सर सारा या अक्सर हिस्सा जो है वो पानी के अंदर होता है। तो ये जो पौधे हैं इनके लीव्स जो हैं, पत्ते जो हैं वो थोड़े से चौड़े होते हैं, जिसमें स्टोमेटा ज़्यादा मकदार में होता है और ऊपर का साइड होता है, जिसकी वजह से वो पानी को जो है आसानी से उसका इखराज कर देते हैं। इनमें जो मिसाल है हाइड्रोफाइट्स में वो कहना चाहिए कि वो वाटर लिली इसकी मिसाल है बहुत अच्छी। अच्छा, दूसरे जो हैं वो हैं यहाँ बताया हेलोफाइट्स। तो हेलोफाइट्स जो पौधे हैं वो ज़्यादातर सी वाटर के अंदर होते हैं। पानी कहना चाहिए कि समंदर के पानी के अंदर, या कहना चाहिए कि ओशियन के पानी के अंदर होते हैं। तो इनकी खुसूसियत ये होती है कि इनके अंदर जो है वैक्यूल जो है बहुत ज़्यादा होता है, बड़ा वैक्यूल होता है। तो वो जो है चूँकि नमक की मकदार बहुत ज़्यादा आ रही होती है, तो उसकी मेम्ब्रेन इस किस्म की होती है कि वो पानी को तो अंदर आने देता है लेकिन नमक को ज़्यादा अंदर आने नहीं देता है, जिसकी वजह से एक तवाज़ुन की कैफियत जो है पौधे के अंदर कायम रहती है। नेक्स्ट जो हैं वो यहाँ बताएं मेसोफाइट्स। तो मेसोफाइट्स वो पौधे हैं जो नॉर्मल एटमॉस्फेयर में होते हैं। इनके जो रूट सिस्टम होता है वो ज़्यादा लंबा नहीं होता। उनके जो पौधे होते हैं वो मॉडरेट होते हैं, यानी ज़्यादा बड़े ना ज़्यादा छोटे, क्योंकि इनका एटमॉस्फेयर भी जो है वो मुतवाज़िन होता है। तो ये उस लिहाज से अपना पानी वग़ैरह जो है, नमक वग़ैरह जो है वो कंट्रोल में रखते हैं। आखिर में जो इन्होंने पौधे बताए हैं वो हैं ज़ेरोफ़ाइट्स। ज़ेरोफ़ाइट्स वो पौधे हैं जो ज़्यादातर रेगिस्तानी इलाक़ों वग़ैरह में होते हैं। तो इन यहाँ चूँकि पानी की मकदार बहुत कम होती है, इसलिए जो है इनकी जो जड़ें वग़ैरह होती हैं वो बहुत लंबी होती हैं, जिसकी वजह से वो पानी को बहुत दूर से जो है खींच लेती हैं। इसके अलावा पैरेन्काइमा नसीजे इनके अंदर मौजूद होते हैं जो है पानी को ज़्यादा देर तक, ज़्यादा दिनों तक स्टोर करके रखते हैं। इनकी एब्जॉर्प्शन यानी जज़्ब करने की ताकत जो है वो भी बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से ये पानी को जो है वो कहना चाहिए कि ज़मीन के अंदर से जज़्ब कर देते हैं। इनके जो कांटे होते हैं वो या तो बहुत छोटे होते हैं, पत्ते होते हैं वो या तो बहुत छोटे होते हैं या कांटों की शक्ल में होते हैं, जिसकी वजह से स्टोमेटा की मकदार बहुत कम होती है, लिहाजा पानी इनमें से बहुत कम ज़ाया होता है। तो ये यहाँ तक हमारा जो टॉपिक था वो हो गया। और ये होमोस्टेटिस की हमने इंट्रोडक्शन ले लिया। होमोस्टेटिस कितने टाइप्स के होते हैं वो भी हमने देख लिया। उसके बाद प्लांट्स के अंदर जो 3 या 4 किस्म की एक्सक्रीशन होती है उसको भी हमने तफसील से देख लिया।